नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। देखना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास की जो लोकतांत्रिक राजनीति की किताब है उसके नोट्सों की पीडीएफ और साथ में उसके जो किताब के सवाल है और बीच के में से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपको करवाए जाएंगे और लास्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अंदर से उन सब की पीडीएफ प्रदान की जाएगी। तो देखना दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति की, जिसका पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। देखना दोस्तों, इसमें 5 पार्ट है, जल्दी आपके 5 पार्ट पूरे करवा दिए जाएंगे। पार्ट का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा करना। बंटवारा मतलब अपनी कोई भी चीज़ है उसमें किसी और को हिस्सेदारी देना, वो क्या कहलाती है? साझेदारी। तो देखना दोस्तों, अब अपन को सत्ता की साझेदारी करनी। तो सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य समाज में मौजूद सभी सामाजिक समूहों को उनके क्या दे देना है? अधिकार दे देना है। अब जैसे मान लो कि अपना भारत देश है, अब भारत देश में जितने भी सामाजिक समुदाय या जातीय समुदाय रहते हैं उनको अपन उनके अधिकार दे देते हैं, यानी उनकी जो मांगे होती है, जो जायज़ होती है, यदि हम उनको दे देते हैं तब वो क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी। देखना दोस्तों, सत्ता की साझेदारी वाले पार्ट में अपन को 2 देशों के उदाहरण देखने को मिलेंगे, एक तो बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। इसमें अपन देखेंगे कि कौन सा देश है जिसने सत्ता की साझेदारी को अपना लिया और कौन सा देश है जिसने सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया। तो सत्ता की साझेदारी अपनाने का फ़ायदा क्या होता है और नहीं अपनाने का नुकसान क्या होता है, वो अपन को इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो देखना दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण दे रखा है अपने को बेल्जियम का। तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप का एक देश है? यूरोप महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। तो बेल्जियम क्षेत्रफल में जो अपना हरियाणा राज्य है उससे क्या है? छोटा है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती है? 4 देशों से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये जो यूरोप के देश हैं इनकी सीमाएं किससे लगती है? बेल्जियम से। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो बेल्जियम की जो आबादी है वो हरियाणा की आबादी से लगभग कितनी है? आधी आबादी है। अब अपन बेल्जियम की जो जातीय आबादी है उसकी बात करते हैं कि बेल्जियम में कौन कौन से जातीय समुदाय रहते हैं। तो बेल्जियम में एक तो डच बोलने वाले लोग रहते हैं, एक फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं और तीसरा जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जो डच बोलने वाले लोग हैं वो कितना प्रतिशत है? 59%। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो कितना प्रतिशत है? 40%। और बाकी जो जर्मन क्षेत्र है वहाँ पर जर्मन बोलने वाले कितने हैं? 1%। तो यहाँ पर बहुसंख्यक कौन हो गया? डच लोग। कितने प्रतिशत है? 59%। जहाँ पर डच बोली जाती है उस इलाके को नाम क्या दे दिया गया? आपके फ्लेमिश इलाका। क्या नाम दिया गया? फ्लेमिश इलाका। और जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है उसको नाम क्या दे दिया गया? वेलोनिया। क्या नाम दे दिया गया? वेलोनिया। और जर्मन जहाँ भाषा बोली जाती है उसको नाम क्या दे दिया? जर्मन क्षेत्र। तो देखना दोस्तों, बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया है? ब्रुसेल्स में। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है यूरोपीय संघ। यूरोपीय देशों का जो अर्थव्यवस्था उसके सुधार के लिए, वहाँ पर शासन प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है जिसको इंग्लिश में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसमें कितने देश है? 27 देशों का ये संगठन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, यानी जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 40%। यानी क्या है? अल्पसंख्यक। जो डचों के मुकाबले क्या रहे हैं? ज़्यादा ताकतवर है, यानी कम संख्या में है लेकिन आर्थिक दृष्टि से और ताकत के हिसाब से ये ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। तो देखना दोस्तों, अगली बात करते हैं अपन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की, ये सवाल आ चुका है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो देखना दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 2 जातीय समुदाय रहते हैं, एक तो फ्रेंच और दूसरा डच। फ्रेंच वहाँ पर कितना है? 80% और डच कितना है वहाँ पर? 20%। तो यहाँ पर बहुसंख्यक कौन हो गया? फ्रेंच। बेल्जियम में बहुसंख्यक डच है लेकिन ब्रुसेल्स जो राजधानी है उसमें ज़्यादातर लोग कौन रहते हैं? फ्रेंच लोग। तो देखना दोस्तों, बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, यानी जो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो किससे ज़्यादा पावरफुल रहे हैं? डच बोलने वालों से। इसके बाद में 1950 से 1960 का दशक जो आता है, यानी 1950 के दशक का मतलब होता है कि 1950 से 1960, और 1960 के दशक का मतलब 1960 से 1970। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह है, 10 वर्षों का समूह। तो 1950 से 1960 और 1960 से 1970 के बीच में इन दोनों के बीच में क्या होने लगा? तनाव बढ़ने लगा। दोनों के बीच में, किसके? डच और फ्रेंच के बीच में तनाव बढ़ने लगा इनके अधिकारों को लेकर।
और इसका जो सबसे तीखा रूप देखने को मिला वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। यानी सबसे ज़्यादा तनाव कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स में। अब एक दूसरे देश का उदाहरण लेते हैं अपन, किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब जिसके चारों ही तरफ क्या हो? पानी हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो अपने भारत का जो दक्षिण का राज्य है, कौन सा? तमिलनाडु, उसके भी कौन से तट पर स्थित है? दक्षिणी तट पर। कौन से तट पर? दक्षिणी तट पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यह किसके बराबर है? हरियाणा के बराबर। किसके बराबर? हरियाणा के बराबर। और उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरम कोटे। राजधानी कौन सी है इसकी? श्री जयवर्धनपुरम कोटे। तो देखना दोस्तों, आगे अपन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग कितनी है? 2 करोड़। कितनी है? 2 करोड़। और श्रीलंका की जो जातीय बनावट है, यानी अब अपन ने बेल्जियम और ब्रुसेल्स में कौन कौन से जातीय समुदाय रहते हैं उनकी बात की थी। अब अपन करते हैं श्रीलंका में कौन कौन से जातीय समुदाय रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर 2 जातीय समुदाय है, एक तो सिंहली और दूसरा तमिल। कितने? सिंहली कितने प्रतिशत है? 74% है। और जो तमिल है वो कितने प्रतिशत है? यहाँ पर 18%। तमिल कितने हैं? 18। और ये कितने हैं? सिंहली 74%। और तमिल कितने हैं? 18%। तो देखना दोस्तों, इसके बाद यदि अपन बात करें तो इसमें ईसाई समुदाय जो है, ईसाई समुदाय कितना आता है? 7%। ईसाई समुदाय कितना है? 7%। सिंहली 74%। और अब जो तमिल समुदाय वो कितना है? 18%। कितना है? 18%। तो 18% में 13% तो वो लोग हैं जो प्रॉपर कहाँ के हैं? श्रीलंका के। 13% तो 18 में से वो लोग हैं जो प्रॉपर श्रीलंका के तमिल हैं। और 5% लोग वो हैं जो कहाँ से ले जाए गए हैं? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से कब? औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल में यानी जब भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम। उस टाइम भारत से ले गए थे कहाँ पर? श्रीलंका में। और वो वहीं रहकर बस गए। कितने प्रतिशत है वो? 5%। और जो ईसाई समुदाय है वो कितना है? 7%। 7% में वो लोग आते हैं जो सिंहली भाषा भी जानते हैं और कौन सी भाषा जानते हैं? तमिल भाषा भी। वो कौन से हैं? ईसाई समुदाय। कितने हैं? 7%। अब देखना दोस्तों कि अगली हेडिंग है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि श्रीलंका में जो समुदाय ज़्यादा संख्या में था उसने अपनी नीतियाँ अल्पसंख्यक समुदाय पर किस तरह थोपी थी। आपको बहुसंख्यकवाद की परिभाषा भी करवा दी जाएगी। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद सीधा सा मतलब समझिए कि जब जो बड़ा समुदाय होता है, ज़्यादा संख्या में होता है, वो कमज़ोर समुदाय के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है और अपने अनुसार ही नीतियां चलाता है, तब वो क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। तो देखना दोस्तों, सन 1948 में श्रीलंका क्या हो गया? आज़ाद हो गया। दोस्तों ये सवाल आपके लगातार 2 सालों से आ रहा है, श्रीलंका कब आज़ाद होता है? 1948 में। 2022 के जो बोर्ड एग्जाम हुए उसमें भी ये सवाल आ चुका है और 2023 में भी ये सवाल आ चुका है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के आधार पर शासन करना चाहा। अब सिंहली समुदाय ज़्यादा संख्या में है, बहुसंख्यक है, तो जो भी नेता बने वो भी सिंहलियों के हकों के अनुसार ही कार्य करने लगे। तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए निम्न कदम उठाए। अब जब लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव हुआ उस सरकार में भी ज़्यादा लोग कौन थे? सिंहली समुदाय के। किसके लोग? सिंहली समुदाय के। जब वो नेता बने तो उन्होंने सिंहलियों के लिए ही कार्य करना उचित समझा। तब उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए सिंहलियों की प्रभुता को बढ़ाने के लिए? कितने कदम उठाए? 3 कदम उठाए। उनका पहला कदम था 1956 में। 1956 में उन्होंने सिंहली को क्या बना दिया? राजभाषा। यानी अब कामकाज की एक ही भाषा होगी, जो कौन सी होगी? सिंहली। ठीक है। दूसरा है कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में किसको प्राथमिकता दी जाएगी? सिंहलियों को। यानी विश्वविद्यालय और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसको लिया जाएगा? सिंहलियों को। पहले सिंहलियों को, यदि बाद में सीटें बची तो फिर तमिलों को। इसके बाद में कि तीसरा है कि सरकार किसको संरक्षण देगी? बौद्ध मत को। सरकार किसको संरक्षण देगी? बौद्ध मत को। यानी सीधे से अपन कहें तो सरकार कौन से धर्म को बढ़ावा देगी? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का मतलब होता है कि श्रीलंका में जो सिंहली समुदाय है वो सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। तो दोस्तों सिंहलियों की ताकत को बढ़ाने के लिए, बहुसंख्यकवाद का साम्राज्य स्थापित करने के लिए श्रीलंका ने कितने कदम उठाए? 3। पहला 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में उनको प्राथमिकता दी गई। और तीसरा, कौन से धर्म को संरक्षण मिला? बौद्ध धर्म को। यानी सिंहली सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। हाँ, तो देखना दोस्तों,
अब जब ये फैसले लिए गए तो श्रीलंकाई तमिल इससे क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? क्योंकि उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए। केवल एक ही चीज को, केवल एक ही समुदाय को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। जब उनको उनके अधिकार नहीं मिले तो वो क्या हो गए, इससे नाराज हो गए। और नाराज हो गए तो तमिलों को लगा कि उनकी सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर क्या है, असंवेदनशील। यानी श्रीलंका की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो तमिलों के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। यानी सीधा सा अपन कहें कि श्रीलंकाई जो सरकार है, निर्वाचित सरकार थी, वो केवल किसको बढ़ावा दे रही थी, सिंहलियों को। इसके बाद अपन बात करते हैं कि तमिलों के साथ भेदभाव के क्या क्या परिणाम होते हैं। यानी सिंहलियों को बढ़ावा दिया गया, उनके लिए 3 चीज़ें कर दी गई। 1956 में राजभाषा बनाया सिंहली को, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी, और बौद्ध धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया। इसके बाद तमिलों के साथ भेदभाव के क्या परिणाम होते हैं। तो पहला होता है कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध क्या हो गए, बिगड़ते चले गए। यदि सिंहली और तमिल समुदाय को बराबर का हक मिलता तो वो बिना किसी लड़ाई के रह लेते। लेकिन जब तमिलों के अकेलों के अधिकारों को उनको नहीं दिया गया, तब उन दोनों के बीच में संबंध क्या हो गए, बिगड़ते चले गए। यानी अपन सीधे सा कहें कि उनके बीच में जो मतभेद है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। दूसरा कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली। यानी जब किसी समुदाय को उनके अधिकार नहीं मिलते, तब वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, पार्टियां बनाते हैं। ऐसा ही किसने किया, श्रीलंका के तमिलों ने। तीसरा आता है कि तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की मांग उठाई गई। तमिल को क्या बनाओ, राजभाषा बनाओ, और क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी तमिलों को भी क्या दो, स्वतंत्रता दो, ये मांग उठाई गई। और चौथी थी कि रोजगार अवसरों की मांग की थी, कि जिस प्रकार के रोजगार तमिलों को प्राप्त, सिंहलियों को प्राप्त है, उसी प्रकार के रोजगार किसको भी प्राप्त हो, तमिलों को। यानी सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन तमिलों की मांगों को नकारा गया। यानी इसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। फिर जब मांग पूरी नहीं हुई तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ। और टकराव ने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का। टकराव ने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का। अब दोस्तों, ये तमिलों के साथ भेदभाव के परिणाम भी है और क्या है, कारण भी है। कि जब तमिल समुदाय की मांगों को नकार दिया गया और सिंहलियों को फिर भी बढ़ावा दिया गया, तो दोनों के बीच में यानी सिंहली और तमिल के बीच में क्या बढ़ा, टकराव बढ़ा। और उस टकराव ने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, ये गृह युद्ध क्या होता है। युद्ध अपन जानते हैं, गृह, गृह का मतलब घर, और ये घर ये कौन सा होता है, देश। तो देश के अंदर जब क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जब दो समुदायों के बीच में लड़ाई ऐसी हो कि वो किसके जैसी लगने लगे, युद्ध के जैसी, तब वो क्या कहलाती है, गृह युद्ध। यानी सीधे से अपन कहें तो एक छोटे से क्षेत्र में या राज्य में जब दो समुदाय लड़ते हैं और वो इतनी भयंकर हो लड़ाई कि वो युद्ध का रूप लेने लगे, तब वो क्या कहलाती है, गृह युद्ध। तो देखना दोस्तों, अब इसके परिणाम क्या होते हैं, कि गृह युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। तो दोनों पक्षों के क्या हो गए, हजारों लोग मारे गए। सिंहली और तमिल दोनों पक्षों के हजारों हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने देश में भागकर क्या हो गए, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी क्या बन गए, शरणार्थी। यानी श्रीलंका के जो रहने वाले लोग थे वो भाग भाग कर क्या बनने लगे, शरणार्थी। का मतलब होता है कि दूसरे देशों में शरण लेने लगे। किसके कारण, गृह युद्ध की जो मारपीट हो रही थी, गृह युद्ध का जो विध्वंस था, उसके कारण। शरणार्थी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने देश में हो रही किसी घटना से प्रभावित होकर, फिर चाहे वो आपदा हो, फिर चाहे वो किसी प्रकार का युद्ध हो या कोई अन्य घटना हो, तब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, तब वो क्या कहलाता है, शरणार्थी। कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई, यानी लोगों के जो रोजगार थे वो क्या हो गए, छिन गए। और गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में क्या आई, काफ़ी परेशानियां आई। यानी अपन कह सकते हैं कि गृह युद्ध के परिणाम कितने निकले, 4। दोनों पक्षों के लोग मारे गए। अनेक परिवार देश से भागकर क्या बन गए, शरणार्थी, यानी दूसरे देशों में शरण ले। और कई लोगों की रोजी रोटी क्या हो गई, छीन ली गई, यानी उनके रोजगार छीन लिए गए। और चौथी बात है कि गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां, यानी श्रीलंका इन चीज़ों में काफ़ी कमज़ोर हो गया। 2009 में फिर श्रीलंका में क्या होगा, गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब गृह युद्ध समाप्त होने का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि तमिलों को उनके लास्ट में क्या दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि यदि तमिलों को सिंहलियों के साथ में ही यदि अधिकार दे दिए जाते तो श्रीलंका को गृह युद्ध का सामना नहीं करना पड़ता। जितना भी विध्वंस उस श्रीलंका ने झेला था, उस विध्वंस को सामना उसको नहीं करना पड़ता। लेकिन जब तमिलों को उनके अधिकार नहीं दिए गए तो उन्होंने अपनी मांगें उठाई, मांगें पूरी नहीं हुई तो दोनों के बीच में टकराव हुआ, और उसी टकराव ने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का। तो इसके बाद में देखना दोस्तों, अपन गृह युद्ध की परिभाषा लिख रखी है आपके, और बहुसंख्यकवाद की, जो आपके दोस्त शब्द आए थे बीच में, कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की। अब जब
तमिल को उनके अधिकार नहीं दिए गए, तो तमिल किसके खिलाफ हो गए? सरकार के खिलाफ। तो सरकार विरोधी यानी सरकार के खिलाफ में समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह किसके जैसा लगने लगे? युद्ध के जैसा, तब वो क्या कहलाती है? गृह युद्ध। अगला है बहुसंख्यकवाद। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक यानी ज्यादा संख्या में है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। अब जब सरकार में उसके ज्यादा लोग हैं, समुदाय वो बहुत संख्या में है, तो वो मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, यानी उनके अधिकारों को नकार भी सकता है। वो क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। अब देखना दोस्तों, आपके एक परिभाषा दे रखी है, एथनिक या जातीय विभाजन क्या होता है? तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। यानी सीधे से अपन बात करें तो ऐसा विभाजन या ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें सभी प्रकार के समुदायों के लोग रहते हैं, वो क्या कहलाता है? एथनिक या सामाजिक विभाजन। यानी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समूह अपनी अलग अलग संस्कृति को मानेगा, लेकिन किस पर आधारित होगा? साझी संस्कृति पर। साझी संस्कृति पर आधारित का मतलब होता है कि सब लोग क्या रहेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। क्या रहेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। तो देखना दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे हम कि श्रीलंका ने किस प्रकार से जब उसने सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया तो कौन कौन से परिणाम रहे, गृह युद्ध के कारण क्या रहे, गृह युद्ध के परिणाम क्या निकले। यदि उनको अधिकार दे दिए जाते तमिलों को, तो तमिलों को उनके अधिकार दे दिए जाते तो ये गृह युद्ध का सामना श्रीलंका को नहीं करना पड़ता। तो देखना दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। अभी आपकी जो फर्स्ट बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आधा करवा दिया है मैंने, और आगे का चैप्टर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको इस पुस्तक के नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सहित इसका सॉल्यूशन और अंदर के और किताब के पीछे के जितने भी सवाल हैं उन सवालों के सॉल्यूशन वगैरह और किताब के अंदर के जितने भी सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि नोट्स और सवाल पढ़िए, बाकी आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप केवल ये नोट्स और जो सवाल मैं लास्ट में करवाऊँगा वो आपको देखने हैं। बाकी ये जितने लगभग 20 नंबर की बुक आती है, 20 में से आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, जल्दी मिलूँगा इसके सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।